आज है लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल को पढ़ा था। इसके पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ते हैं। तो आज गॉस जॉर्डन मेथड को देखेंगे। इस मेथड से हम दो चीजें कर सकते हैं। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को भी निकाल सकते हैं। ये काफी अच्छा मेथड है। तो इस मेथड को कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसे बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं ये मैंने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 दोनों में डिस्कस किया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि ये जो ए वाला साइड है, इस साइड को हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ये लाइन लगी है और ये बी, ऐसी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी है। मैंने कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किए और उन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को करने की वजह से मुझे यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, मैं यहाँ जो मैट्रिक्स मिल रही है इसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल रहा, मैं इसको यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? तो इसका ये रीजन है कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एन क्रॉस एन वाली साइड ही रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड की जिसका बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसी रो है जहाँ पे ये जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये पूरी रो जीरो हो। इन दैट केस अगर हमें यूनिट सॉल्यूशन चाहिए तो एक साइड भी जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकता। इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलता हूँ, ठीक है। तो तो अब कैसे सॉल्व करना है? और हाँ, इस अगर मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है तो उससे मुझे डायरेक्टली, क्योंकि इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमेशा पहला वेरिएबल मिलता है, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग दूसरा, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्स है। तो ऐसे मुझे पूरे एन वेरिएबल्स की वैल्यू सीधा पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन है और बाकी सारे जीरो है। इसका मतलब सीधा मैं एक्स वन को डी वन लिख सकता हूँ, एक्स टू को डी टू लिख सकता हूँ एंड वन में एक्स थ्री को डी एस लिख सकता हूँ। तो काफी आसान कर दिया और मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करके हर एक वेरिएबल को निकालने की भी जरूरत है, डायरेक्टली आंसर मिले। तो अब हम ये देखते हैं कि मैंने ए बी लिया था और फिर उसके बाद मैंने असॉर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कि ये जीरो रोज नहीं और जनरल केस में ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जनरल। तो अगर मैंने ऐसा लिया तो मैं इसको आई एक्स के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए बी को इस तरह चेंज कर रहा हूँ कि मैंने ए को आई में चेंज किया, तो मैं ये कैसे श्योर हो रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एक्स मिल रहा है या फिर मुझे अपना सॉल्यूशन मिल रहा है? वैसे तो इधर दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूव करने का क्या तरीका? तो वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास ए एक्स इक्वल टू बी का सिस्टम, ठीक है। तो ये वो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जिसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैंने क्या किया, अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज को मानना पड़ेगा फिलहाल के लिए, कि हर एक रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं, हर ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट है कि मैंने हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब every row transformation, every elementary row transformation is equivalent to multiplication of the system of linear expression with some matrix। जैसे मैंने एक और मैट्रिक्स से फिर इस सिस्टम को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है कि मैंने जब दोनों साइड वन से मल्टीप्लाई की, का ये मतलब है कि मैंने एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। मतलब या तो रो इंटरचेंज किया है, जैसे किसी रो में से किसी रो को कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, या रो को डिस्केल किया है। उसी तरीके से मैंने एक और बार जब G2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मैंने दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसी तरीके से मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने क्या किया है, मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मैंने एल नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जब मैंने ऐसे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो पहले ये किया था, इसमें इतनी सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने क्या किया, इस साइड को थोड़ा आगे देखते हैं। इस साइड को मतलब ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है ये तो मेरे पास पहले से था। मैंने दोनों साइड ये सेट ऑफ लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशन को करने की वजह से ये वाली जो पूरी साइड है, ये वाली जो पूरी साइड है, ये बन गई है आइडेंटिटी, ठीक है। अगर ये साइड आइडेंटिटी बन गई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस साइड को मैं आई लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एक्स था पहले से, ये वाला पूरा बन गया आई एक्स और ये बन गया इस साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया कि ये डी मान लिया।
तो अगर ये डी है तो आई एक्स इक्वल टू डी मिल गया। अब आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स खुद होगा, तो एक्स होगा। इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे डायरेक्टली मेरा सॉल्यूशन मिल गया D। इसी को मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया। तो ये प्रूफ हो गया कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि जब इस तरह से चेंज करते हैं तो हमें सीधा सॉल्यूशन मिलता है। ये उसका प्रूफ भी हो गया। अब इसका एग्जांपल हम तब करेंगे जब हम पाइवटिंग और टोटल मतलब पार्शियल और टोटल पाइवटिंग को पढ़ लेंगे, तो वो मैं आगे जा सकता हूँ। एक और एप्लीकेशन जो मैंने गॉस जॉर्डन मेथड का बताया था, आप ऊपर तो मैंने बताया था कि हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को भी निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, ये वाली चीज को मैं समझा देता हूँ और हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो हमें ये वाली चीज तो पता है कि जब मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी है ना, सही बात। तो अगर मैं फिलहाल से ये मान कि ए इनवर्स जो है उसको मैंने एक्स मान लिया, ऐसा मान लीजिए, तो ए एक्स आइडेंटिटी होगी। ये एक्स क्या है, ये जो एक्स है ये इनवर्स ही है, ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने अब इसको ए एक्स इक्वल टू आई को मैं ऑगमेंटेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए आई फॉर्म में लिखूंगा, ए मैं लाइन और आई। अब मैंने फिर से वही किया, मैंने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसको मैं क्या किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, मैं कि मैंने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, जैसे फर्स्ट स्टेप में जी1 से मल्टीप्लाई करना, सेकेंड स्टेप में जी2 से मल्टीप्लाई करना। और इस तरीके से मैंने जब एल रो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, तो इतने सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने आइडेंटिटी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, आसान है समझिए, मैंने स्टार्टिंग में ए आई वाला सिस्टम लिया था, ए के साथ आई लिया था, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया और ऐसा रो ट्रांसफॉर्मेशन किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और या फिर ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई आइडेंटिटी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड बन गई आइडेंटिटी, ये वाली साइड बन गई आइडेंटिटी इंटू एक्स, ये हो गया ये राइट हैंड। इसका मतलब अच्छा एक्स क्या था, एक्स का ए इनवर्स से काम करता है, एक्स को वापस ए इनवर्स लिख देता है। तो आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बन गई वो रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेम टू सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। तो ये लिखा। अब आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स क्या होता है, खुद ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई ये। तो इसीलिए, तो इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको वापस क्या लिखूंगा कि मुझे आई या फिर आई और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में ए इनवर्स मिली। इसका मतलब मैंने स्टार्ट किया था ए आई को लेके और मुझे मिल गया आई ए इनवर्स। इस तरीके से मैंने इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ए इनवर्स मिल गया और मैं इसको अपना आंसर लिख सकता हूँ। तो यही तरीका है जिससे गॉस जॉर्डन मेथड में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल हम अभी कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। ये अगेन ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है, आशीष सर के ट्यूटोरियल का थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। तो इस ट्यूटोरियल तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, 1 2 1 2 3 - 1 2 - 1 3, ये मैंने ए मैट्रिक्स है और मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो मैंने स्टेप 1 क्या लिखा, देखिए अगर आप ऊपर में लिखिए ए को आई के साथ लिखना है ऑगमेंटेड, तो लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ए वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है मैंने लिख दिया आई। सेम एन क्रॉस एन है तो एन क्रॉस थ्री यहाँ यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप है कि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और वो सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बननी है आई। ठीक है, चलो तो हम समझ गए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आर टू इक्वल्स आर टू माइनस टू आर वन, फिर मैंने आर थ्री इक्वल्स आर थ्री माइनस टू आर वन किया। एक के बाद एक होंगे, साइमल्टेनियसली नहीं होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने पहला ट्रांसफॉर्मेशन किया, दूसरा किया, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिला। उसके बाद मैंने ये तीन एक के बाद, राइट, उसके बाद मैंने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हो ये वाला पूरा जीरो बन गया और यहाँ भी पूरा जीरो बन गया, तो ये सही आ रहा है अभी तक। इसके बाद मैंने आर टू इक्वल आर टू माइनस थ्री आर थ्री किया। ये पार्ट नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब आर टू इक्वल आर टू माइनस थ्री आर थ्री, आर वन इक्वल आर वन प्लस फाइव आर थ्री। अब देख लो नॉर्मल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, क्योंकि देखो जब मुझे सिर्फ ये वाला बचा है और इसी को स्केल करके इन दोनों को जीरो बनाना है, ठीक है, तो वही किया है इन दोनों की मदद से।
इस साइड बन गया है आई। इसका मतलब है इस साइड बन जाएगा ए इनवर्स। यही मैंने ऊपर देखा था। इस साइड को मैंने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को और फर्दर सॉल्व किया, तो मुझे ये मिला। तो ये है आई और ये है ए इनवर्स। इसका मतलब ये मेरा आंसर है जो मुझे गॉस जॉर्डन मेथड से निकला। ये हो गया आंसर। थैंक यू।